पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है और टीएमसी का सूपड़ा साफ हो चुका है। दीदी की सरकार 15 सालों के बाद बंगाल की गद्दी से उठ चुकी है, या ये कह सकते हैं हटाई जा चुकी है। लेकिन कुछ भी हो, एक बात तो तय है, मोदी जी भी मानते होंगे कि ममता जी ने जितनी टक्कर बीजेपी को दी है उतना किसी ने नहीं दी है। आज बंगाल से तो वो हट चुकी हैं, लेकिन उनकी कहानी सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस, और आज के दीवाने आम के एपिसोड में हम बात करेंगे ममता के ममता बनने की कहानी के बारे में। साल था 1977। देश की राजनीति एक नए और अनिश्चित मोड़ पर खड़ी थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के काले साए को हटाते हुए एक चुनावी घोषणा कर दी थी। विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा किया जा रहा था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की रैलियों में उमड़ता जनसैलाब इंदिरा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकेत दे रहा था। और इसी दौरान जयप्रकाश नारायण कोलकाता आते हैं। उनके काफिले के चारों ओर हजारों की भीड़ थी। अचानक 22 साल की एक दुबली पतली सामान्य सी दिखने वाली लड़की सुरक्षा घेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है और जेपी के काफिले को रास्ते में ही रोक लेती है। वो विरोध करते हुए उनकी कार के ठीक सामने सड़क पर लेट जाती है। यह किसी बड़े राजनीतिक दल का सुनियोजित विरोध नहीं था, बल्कि एक लड़की का अपना जिद्दी तरीका था अपने विचारधारा जताने का। उस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता परमेश्वर बनर्जी एक सरकारी ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। वे कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे और बंगाल की लोकल कांग्रेस अक्सर अपनी बैठकों के लिए परमेश्वर के ऑफिस का इस्तेमाल किया करती थी। ममता ने बचपन से ही राजनीति की बारीकियां सीख ली थी, अपनी घर की चौखट पर ही। लेकिन ममता की खुशियां तब बिखर गई जब उनके पिता की महज 22 साल की उम्र में गैस्ट्रिक अल्सर के कारण मौत हो गई। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। मां अक्सर बीमार रहने लगी, जिसके कारण घर का सारा काम ममता को ही संभालना पड़ा। ममता की दिनचर्या रूह कपा देने वाली थी। वो सुबह 3:30 बजे उठती थी, सारा खाना बनाती थी, भाई बहनों को तैयार करती थी और फिर किसी तरह भागते हुए अपने भवानीपुल गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचती। गरीबी और संघर्ष ने उनके भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। 1970 में स्कूल पूरा करने के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन की पहली इकाई खड़ी की गई। धीरे धीरे उनकी भाषा शैली निडरता ने उन्हें छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया। अब उन्हें भाषण देने के लिए दूसरे कॉलेज में भी बुलाया जाने लगा। लेकिन घर चलाने के लिए सिर्फ राजनीति काफी नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने और परिवार को पालने के लिए ममता ने एक साथ कई काम किए। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन देती थी और यहाँ तक कि एक मिल्क डिपो में काम भी करने लगी। इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी उनकी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई। उनके जुझारूपन ने बंगाल कांग्रेस के बड़े दिग्गजों जैसे रंजन दास, मुंशी सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपातकाल के बाद जब देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी तो ममता ने एक बार फिर अपना उग्र तेवर दिखाया। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता पहुंचे तो ममता ने जयप्रकाश नारायण की तरह ही उनकी यात्रा का भी विरोध किया। मोरारजी की कार के करीब पहुंचकर काले झंडे दिखाए। सुब्रत मुखर्जी की लीडरशिप में 1978 से 1983 के बीच कांग्रेस के छात्र परिषद ने कई बड़े प्रदर्शन किए, जिनमें ममता बनर्जी ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 का साल भारतीय राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हुए। बंगाल में वामपंथ का किला अभेद माना जाता था, विशेषकर जादवपुर की लोकसभा सीट। यह सीट सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी का गढ़ था। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में सुब्रत मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी को फोन किया और एक नाम सुझाया, ममता बनर्जी। उन्होंने कहा, ये लड़की फाइटर है, इसे मौका दीजिए।
उधर राजीव गांधी भी सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ किसी नए और ऊर्जावान चेहरे को उतारना चाहते थे और इसी तरह बंगाल कांग्रेस में ममता बनर्जी के नाम पर सहमति बन गई। ममता के लिए सबसे बड़ा चुनाव था। उन्होंने एक अनोखा चुनाव प्रचार शुरू किया। वे अपनी रैलियों में सोमनाथ चटर्जी को मामा कहकर संबोधित करती थी। वे जनता से कहती थी कि मैंने जब मामा से कहा कि मामा आप तो इतनी बार जीते हो, एक बार हमें भी मौका दो, तो मामा ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए। भीड़ उनकी सादगी और देसी अंदाज पर फिदा हो गया। अपने पोस्टर खुद से पेंट करती, गलियों में पैदल घूमती। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान वे पहली बार सोमनाथ चटर्जी से मिली तो वो उनके पैर छूने के लिए झुकी। चटर्जी थोड़े अनकंफर्टेबल हुए। उन्होंने ममता को ऐसे करने से रोक दिया। ममता ने तुरंत इसे विवाद का रूप दे दिया और कहा कि मेरा अपमान हुआ है। सीपीएम और चटर्जी ने इस साल 29 साल की लड़की को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर नेता को 19,660 वोटों के अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। सांसद बनने के बाद ममता के साथ एक बड़ा विवाद जुड़ा। उनकी पीएचडी डिग्री पर सवाल उठे। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की है और यूनिवर्सिटी की तरफ से 1982 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया था। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया ने जानकारी दी कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी का वजूद ही नहीं था। बाद में पता चला कि ममता खुद किसी धोखाधड़ी का शिकार हुई थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में ममता को अपनी जादवपुर सीट गंवानी पड़ी। सीपीएम की मालिनी भट्टाचार्य ने उन्हें हरा दिया, लेकिन ममता ने सड़क का संघर्ष और तेज कर दिया। 1990 में बंगाल में वामपंथी सरकार को 13 साल हो चुके थे। 16 अगस्त 1990 को जब वे कोलकाता के हजारा में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया। लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया। ममता के सिर से तेज खून बहने लगा और उनकी साड़ी खून से लथपथ हो गई। अस्पताल में पता चला कि उनकी खोपड़ी में सीरियस फ्रैक्चर हुआ है। ममता की हालत इतनी खराब थी कि उनके साथियों को लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगी। हालांकि इस हमले में ममता बच गई, लेकिन उन्हें 1 महीने के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। स्ट्रेचर पर लेटी ममता बनर्जी की तस्वीर बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार की हिंसा का प्रतीक बन गई। ममता के इलाज का पूरा खर्च राजीव गांधी ने उठाया। उन्हें बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1990 में राजीव गांधी की हत्या के बाद ममता और भी अकेली पड़ गई। नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन बंगाल कांग्रेस के नेताओं से उनकी खटपट बढ़ती गई। 1992 में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में ममता और प्रणब मुखर्जी के बीच तीखा झगड़ा हुआ। ममता को लगने लगा था कि बंगाल कांग्रेस के नेता असल में लेफ्ट फ्रंट से लड़ना ही नहीं चाहते। जनवरी 1993 में एक मूक बाधित लड़की के बलात्कार के मामले में ममता बनर्जी ज्योति बासु के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें बालों से पकड़कर घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग लेफ्ट सरकार के साथ मिले हुए हैं। 1996 के टिकटों के बंटवारे को लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। वे दिल्ली के जनार्दन द्विवेदी के घर के बाहर घंटों बैठी रही। आखिरकार ममता ने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नाम का अपना अलग गुट बनाया। 1 जनवरी 1998 को टीएमसी एक अलग पार्टी के रूप में अस्तित्व में आ गई। अपनी नई पार्टी को ताकत देने के लिए ममता ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अछूत नहीं है। 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 7 सीटें जीती। बीजेपी की सरकार में ममता शामिल हुई और वे देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बंगाल के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी। हालांकि 2001 में तहलका स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्होंने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार मिली। 2003 में वो फिर से एनडीए में लौटी और कोयला और खनन मंत्री बनी। 2004 और 2006 का दौर ममता के लिए सबसे बुरा था। उनकी सीटें लगातार घट रही थी और बंगाल में वामपंथी शासन और भी मजबूत लग रहा था। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया था कि ममता बनर्जी की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब टाटा ग्रुप ने सिंगूर में 1 लाख वाली नैनो कार बनाने की घोषणा की।
वामपंथी सरकार ने किसानों से उपजाऊ जमीन लेना शुरू किया। ममता ने इसे अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। उन्होंने किसानों का समर्थन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गई। मेधा पाटेकर और अरुंधति राय जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी उनका साथ मिला। 18 दिसंबर 2006 को जब वे धरने पर बैठी तब 16 साल की कार्यकर्ता तापसी मलिक की बलात्कार के बाद हत्या की खबर आई थी। ममता ने इसकी सीबीआई जांच की मांग उठाई। नंदीग्राम में भी जब पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई जिसमें 14 लोग मारे गए तो पूरा बंगाल सुलग उठा था। ममता बनर्जी अब केवल एक नेता नहीं बल्कि सीपीएम के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। अक्टूबर 2008 में जब रतन टाटा ने सिंगूर से प्लांट हटाने का ऐलान किया तो उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर ममता को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ममता के लिए ये जीत का संकेत था। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने ममता की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। अब वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि मां, माटी और मानुष की रक्षक बन चुकी थी। मई 2011 का वो महीना बंगाल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कैडर बेस था, एक महिला के सामने घुटने टेक चुका था। टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ने 294 में से 227 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। अकेले टीएमसी ने 184 सीटें जीती। वामपंथ का वो किला जिसे अजेय माना जाता था उसे ममता बनर्जी ने अपनी हवाई चप्पल और सूती साड़ी की ताकत से ढा दिया। 20 मई 2011 को कोलकाता के राजभवन में जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो लाखों लोग सड़कों पर खुशी से झूम रहे थे। यह कहानी थी एक साधारण परिवार से आने वाली उस लड़की की जिसने आभाओं को अपनी ढाल बनाया और अपमान को अपनी तलवार। ममता बनर्जी का सफर हमें सिखाता है उनके जीवन का हर एक जख्म, हर एक लाठी का वार, हर एक संघर्ष उनके मुख्यमंत्री बनने की सीढ़ी बना। आज बीजेपी आ चुकी है बंगाल में, पूरा बंगाल अब भगवा में हो चुका है, लेकिन ममता को बंगाल कभी नहीं भूलेगा। जय बांग्ला, जय हिंद का नारा कभी भी कहीं भी बंगाल के कोने कोने में गूंजता रहेगा।